जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम आपको RWSSC-GD 2025 की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें से दोस्तों आपकी रीजनिंग सुबह रोज़ाना 10 बजे हमारी उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाई जाती है और रात को 8 बजे आपकी जीके और जीएस की SSC-GD सामान्य ज्ञान की बुक का सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो आप सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। क्लास का समय दोस्तों हमारा हो चुका है, रोज़ाना रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि हमारी जो RWA की SSC-GD सामान्य ज्ञान 2025 की जो नई बुक है, उसमें से अभी तक की हमारी इतिहास की काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं और यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। जैसा कि सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 220 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किए थे हिस्ट्री के, और आज हम क्लास को वहीं से पुनः स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर क्वेश्चन नंबर 263 तक हम आपसे डिस्कस करेंगे और आज इस हिस्ट्री वाले चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। आज आपकी RWA की SSC-GD की न्यू बुक का इतिहास का जो पोर्शन है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आज आपकी हिस्ट्री दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद कल से हम अपने नए चैप्टर ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे। तो आज ये हिस्ट्री की दोस्तों अंतिम क्लास हो रही है और इसके बाद आपकी इतिहास का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक कि दोस्तों हमने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 221 से अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोग जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने वीडियो को शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड के दोस्त के साथ में, ताकि आप लोग भी क्लास में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यह क्वेश्चन SSC-GD 5 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1930 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में की थी। अब जैसे इसको याद रखने का तरीका आपको कैसे याद रखनी होगी, इतना तो आप सभी याद रख सकते हो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो आपके दलित समुदाय से थे। तो क्वेश्चन यदि इतना पूछा जाए कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की, तो आप बता दोगे कि भीमराव अंबेडकर ने की, लेकिन कब की ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1930 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के चलिएगा। कॉपी पेन साथ रख के बैठो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं उनका नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिएगा। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए बहिष्कृत भारत समाचार, यहाँ से जो ये पॉइंट आया है बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना सभी लोग कॉपी में, कि वह कौन व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप कहेंगे BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1936 में दलित वर्ग के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया, तो आप लोग बताएंगे BR अम्बेडकर ने किया। किसने किया, भीमराव अम्बेडकर ने लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट का गठन किया। याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा नेक्स्ट। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 222। 1919 में गांधी जी ने किस एक्ट के विरोध का सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट, इसके तहत में गांधी जी ने विरोध करके सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो याद रखेंगे 1919 का रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
कहाँ पर किया था? तो ये हैदराबाद में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थापित किया था। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो, एक ऑपरेशन चलाया था पोलो, और इसको कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता था। इसके माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया था। अब यदि बात की जाए कि हैदराबाद रियासत को भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो कैटरपिलर और दूसरा ऑपरेशन पोलो। दोनों बात एक ही है, लेकिन इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ये आपका पोलो को ही कैटरपिलर कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं, तो ये अपने आप में एक बेहद मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ था, तो भाई कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भाई लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष इनका दोस्तों क्या नाम है? उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है। जितने भी आपके महापुरुष हैं उनके उपनाम आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो वयोवृद्ध पुरुष कौन हो जाएंगे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे। पॉइंट दिया है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? हमने आपको कल की क्लास में बताया था 13 अप्रैल, भाई 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। यदि आप लोग हमारी क्लास रोज़ाना देखते हो, रोज़ाना रात को 8 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आसानी से आंसर दे पा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कल भी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास भी किया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट दिया था कि सर हमें एक स्क्रीनशॉट भी ले लेने दिया करो, तो चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब मेरे कहने से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए। अब यदि पूछा जाए कि बंगाल विभाजन, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी को हुआ था। चंपारण आंदोलन आपका 1917 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जस्ट अभी बताया मैंने। और असहयोग आंदोलन 1920 में लागू हुआ, 1920 से 1922। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ये आपके लिए चारों घटनाएं बेहद इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। और याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कर लेना। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226, रिक्त स्थान ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किया? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो बताएंगे सभी साथी कि काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसकी स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की गई थी और इसका अन्य नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे चितरंजन दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने कल भी बताया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, इनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आत्माराम पांडुरंग। कौन थे दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग। कल मैंने बताया था, यदि आपने क्लास को देखा होगा तो आपको पता होगा। आत्माराम पांडुरंग जो थे, ये भाई प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना की थी। बम्बई में 1867 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। याद रखेंगे, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में की थी।
महात्मा गांधी जनवरी रिक्त स्थान में भारत लौटे। भाई महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो आप कहेंगे सर कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1915 में। अगला पॉइंट है गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये तो भाई सभी लोग जानते हो, और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है, इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इसको इम्पोर्टेंट बना के नोट कर लेना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो हिंद स्वराज हरिजन नामक पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के थे। ये उनसे जुड़े संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है सन 1600 ईस्वी में आई थी भारत। कब आई थी? 1600 ईस्वी में। और इसने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर प्राप्त किया, जिसमें पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो कब? 1600 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन किया था। नेक्स्ट 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्राप्त हुआ। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ये देखिएगा, क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है आपके सामने। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? कल भी बताया, थोड़ी देर पहले अभी भी बताया, और फिर से एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो 13 अप्रैल 1919 आपको बता देना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दे दिया था? आइए बात करते हैं इनके ऑप्शन पे। ऑप्शन है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के लिए, साइमन कमीशन के समर्थन के लिए, साइमन कमीशन के खिलाफ के लिए, रॉलेट एक्ट के समर्थन के लिए। तो ये भाई रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे, उनके विरोध के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत गाया। तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम गीत जो है यह अपना राष्ट्रीय गीत है। ये किसने गाया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जयाहे। तो जनगण मन जो है ये आपका एक क्या है? राष्ट्रीय गान है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय गीत समझ लेते हैं, जबकि ये राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम क्या है? ये आपका राष्ट्रीय गीत है। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय गीत ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ से आपको मैंने जो पॉइंट बताया, राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का वंदे मातरम। और वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। जो आपका कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी? तो वो एकमात्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। गीतांजलि टैगोर जी की है, सभी को पता होगा। गीतांजलि किसकी है? टैगोर जी की है। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? दयानंद सरस्वती की पुस्तक हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक आपको दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना है। काबुली वाला पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के रविंद्रनाथ टैगोर, स्ट्रे बर्ड्स के भी रविंद्रनाथ टैगोर है। ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इनको याद भी कर सको। ठीक है भाई, चलिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व ने किया था?
तो वो है आपका महाड़ सत्याग्रह। कौन सा है दोस्तों? महाड़ सत्याग्रह। ये आपके भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? BR अंबेडकर के नेतृत्व में। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? जो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर असहयोग आंदोलन 1920 के समय। कब दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920 के समय, चंपारण आंदोलन 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इंपॉर्टेंट लगा लो सभी, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके दिया गया है कि चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को गोरखपुर संयुक्त प्रांत में हुआ था और चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, जो चौरी चौरा कांड हुआ था इसमें आपके थाने में आग लगा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हरिजन पत्रिका से संबंधित आप बात समझ गए होंगे, बात महात्मा गांधी की जा रही है। तो पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों, ये आपका 1932 को हुआ था, 1932 को हुआ था। और पूना पैक्ट से जो आपका हुआ था सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के मध्य हुआ था और यहीं से इनकी हरिजन जो सेवक संघ है इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। पूना पैक्ट पर दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने अपने हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की और महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और एक हरिजन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था गांधी जी ने, वो यहीं से किया था, पूना पैक्ट से। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, 1877 में वायसराय लिटन ने 1877 में वायसराय लिटन ने भारत की सम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। लिटन ने किसको? महारानी एलिजाबेथ एंजेलिया विक्टोरिया एलिजाबेथ द्वितीय। तो वो थी दोस्तों महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, महारानी विक्टोरिया। 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यह क्वेश्चन शायद मैंने आपको एक बार और भी बताया था, जो हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है उसमें, कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 में। लॉर्ड किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय में, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी? केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय हैं? तो वो हैं दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यूपी पुलिस में, SSC GD में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 से 64 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल परीक्षा की उत्तीर्ण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सभी को पता है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम थे। इन्होंने 1885 ईस्वी 28 दिसंबर को स्थापना की थी और प्रथम अधिवेशन का आयोजन जो है वो गोकुल दास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज ग्वालियर टैंक बम्बई में किया गया था और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी और प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वो 72 थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। याद रखेंगे कौन था। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 ईस्वी में, किसने की? सर A.O. ह्यूम ने की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने की। ये भी आपको याद रखना है। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो आप बताना है 72 सदस्यों ने भाग लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया
उसकी स्थापना की थी। तो भाई ये मैंने क्वेश्चन आपको कल की भी क्लास में बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताएं। तो वो कौन है दोस्तों? तो जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, और ये क्वेश्चन आपको मैंने कल की भी क्लास में करवाया था, और उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे दोस्तों? ये आपके एक लेखक भी हैं और ये बंगाली समाज सुधारक भी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो जनरल डायर वह व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश सबसे पहले दिया था, क्योंकि जो जनरल डायर है ये 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका श्रेय इसी को दिया जाता है, क्योंकि गोली चलाने का आदेश इसी ने ही दिया था। तो कब इसने कमान संभाली थी? तो 1919 में कमान संभाली थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। और भाई इसमें कहा गया है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित था और इसकी मृत्यु 1927 को हुई थी। नेक्स्ट, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, M.N. रॉय, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। 1886 में पहला अधिवेशन, 93 में दूसरा और 1906 में तीसरा अधिवेशन हुआ था। आत्माराम पांडुरंग, जिनको प्रार्थना समाज का संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। तो किसकी? प्रार्थना समाज की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था, और जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है। तो याद रखेंगे 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में की थी। ठीक है, ये किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, इनमें से विषम व्यक्ति का चयन करें। आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल, बाल और पाल। ये पढ़ा होगा लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो लाल हैं आपके लाला लाजपत राय, बाल हैं बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र हो जाएंगे पाल। ये तीनों थे आपके गरम दल के नेता। ये तीनों गरम दल के नेता थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। गरम दल के नेता भी इन्हीं को कहा जाता है। ये तीनों गरम दल के नेता थे, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए इनको लाल बाल पाल कहा जाता है। लेकिन हमसे पूछा विषम व्यक्ति जो सबसे अलग है, तो सबसे अलग थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। इसमें से जो सबसे अलग हो जाएगा लाल बाल पाल को छोड़कर, तो वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम कह सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय इज इक्वल टू लाल, बाल गंगाधर तिलक हैं, और बिपिन चंद्र पाल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। मैंने जस्ट अभी बताया ना, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? किस एक्ट के तहत? तो यहाँ पे दिया है वो है आपका आर्म्स एक्ट 1878। याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट 1878 के तहत हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, अगला पॉइंट भी एक दिया है कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और इस अधिनियम के अनुसार शस्त्र रखने के लिए व्यापार हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था।
तभी तो आपका लाइसेंस मांगा जाता है, चाहे आपका गाड़ी हो, वाहन हो या आपके पास कोई भी शस्त्र या हथियार हो, तो उसका भी एक लाइसेंस बनता है। नेक्स्ट, मध्य भारत में बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, बस्तर का विद्रोह आपसे पूछा जा सकता है। तो बस्तर का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में आपका बस्तर का विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रमुख विद्रोह दिए गए हैं। इनका तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है भाई। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखिए, मोपला विद्रोह कई बार एग्जाम में आया है, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लो। नील विद्रोह 1859 से 1860 तक हुआ, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पावना विद्रोह कब हुआ? 1873 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में हुआ। ये सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाएगा इसलिए। मोपला विद्रोह 1921, नील विद्रोह 1859, पावना विद्रोह 1873, संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार, ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था और यही क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके यूपी में भी आ चुका है। जिसने भी 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया था, उसके शिफ्ट में आया था क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगारों का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, ठीक है भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के अवध पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजों ने अवध पर जो कब्जा है ये 1856 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया था। और उसी समय लॉर्ड डलहौजी का एक व्यक्तिगत सिद्धांत चलता था जिसको राज्य हड़प नीति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य हड़प नीति। और इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। कल भी मैंने आपको इस क्लास में बताया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि भाई राज्य हड़प नीति, राज्य को हड़पो और उस पर राज करो, ठीक है। चलिएगा, इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य करके ब्रिटिश साम्राज्य को विलीन कर दिया था। सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849, बघाट को 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1856 और अवध को 1856 में विलय कर दिया। स्वदेशी आंदोलन पर लोगों का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो वो स्वदेशी आंदोलन था, वो आपका क्षेत्र था बंगाल। कौन सा था दोस्तों? तो बंगाल क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन ने 7 अगस्त 1905 को घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को इन्होंने कहाँ पर? टाउन हॉल में। कहाँ पर दोस्तों? तो आप बताएंगे सर, टाउन हॉल। टाउन हॉल कलकत्ता में संपन्न एक बैठक के दौरान की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, आमार सोनार बांग्ला, ये उसी के दौरान इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये दोस्तों आपके 1857 में की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में 3, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये आपके 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। तो आपको देखा तो एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1857 ही बताना है। कलकत्ता की पूछी जाए तो 1857, मद्रास की पूछी जाए तो 1857। मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में इसको भी स्थापित किया गया था। लेकिन आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यदि आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1887 आपको बताना है। इसको 57 मत कर देना, इसमें क्या करना है, 57 से 87 बना देना है, ठीक है।
इलाहाबाद की स्थापना 1887 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसको भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक। रेलवे का जनक भी इसी को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी। कब चली थी? 1853 में, बम्बई से थाणे के बीच। इसीलिए इसे रेल का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार और नियमित जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत ने वर्ष 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुई थी। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों ने लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो ये था आपका लाल किला। ये भी आपका 1857 तक लाल किला जो है ये भारत के मुगल सम्राटों के अधीन रहा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ और लाल किले को जो निर्माण हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। आप सभी जानते हो कि 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष बराबर क्या होता है? एक शताब्दी होता है। तो लाल किला का जो निर्माण हुआ था वो 17वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट दिया है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु, इन पर एक नज़र डालना है। प्रथम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर को शासनकाल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। जो हमारी वीडियो हिस्ट्री की स्टार्टिंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें मैंने आपको एंशियंट यानी प्राचीन इतिहास में मैंने आपको बताया था। निरक्षर मुगल सम्राट, निरक्षर का मतलब जो है कौन सा मुगल सम्राट था? जो अनपढ़ था। अनपढ़ यानी कि निरक्षर, तो वो अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर था। आगे चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है? तो ये था आपका 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1853 का चार्टर एक्ट। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार सरकारी नियुक्तियां होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया जाएगा और सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का सिद्धांत भी स्वीकार किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट की एक अन्य विशेषता यह भी थी कि यदि ब्रिटिश संसद चाहे तो वह कोई सी भी प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है, कोई भी कंपनी अपने प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय ने लिखा था? तो वो है दोस्तों संवाद कौमुदी। याद रखेंगे, संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय को आपको बताना है। संवाद कौमुदी वर्ष 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय थे, जो कि जस्ट अभी मैंने बताया। और अमृत बाजार पत्रिका 1868, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। अमृत बाजार पत्रिका ये आपके कलकत्ता में बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादक जो थे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। आप सभी जानते हो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है भाई? इस प्रकार से यहाँ पे भाई एक राष्ट्रीय ध्वज बना लेते हैं। ठीक है भाई, अपना एक राष्ट्रीय ध्वज बना लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में यदि रंगों की बात की जाए, काफ़ी लोगों को अभी पूछा जाए कि भारतीय तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो भाई आप लोग तो 3 रंग बताओगे। कितने बताओगे आप लोग? तो आप लोग भाई 3 रंग बताओगे, है ना। और जबकि रंग होते कितने हैं? तो आप कहेंगे सर भारतीय तिरंगे में जो रंगों की संख्या वो कितनी है भाई? एक तो आपका हो जाता है केसरिया, और आपका दूसरा कौन सा हो जाता है? सफ़ेद, और आपका तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है आपका हरा। और बीच में दोस्तों एक आपका चक्र होता है, और इस चक्र में जो दोस्तों तीलियों की जो संख्या होती है, जो इस चक्र में दोस्तों जो तीलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 24 तीलियाँ होती हैं। इसमें आपकी 24 तीलियाँ होती हैं, सभी को पता होगा
24 तीलियाँ इसमें होती हैं। अब इसमें आप रंगों की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो रंग होते हैं दोस्तों वो आपके, एक तो हो गया नारंगी, दूसरा सफ़ेद, तीसरा आपका हरा और चौथा ये नीला रंग भी होता है। तो भारतीय तिरंगे में आपके 4 रंग होते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 बताना है लेकिन 4 रंग वास्तविकता में होते हैं। इसमें आपकी 24 तीलियाँ होती हैं। तो इसे कब ये आपका जो तीलियाँ हैं, जो 24 तीलियाँ, ये भाई एक चरखा बना हुआ है उसमें, जिसे गांधी जी जिससे सूत कातते थे, तो ये चरखा इसी में बना हुआ है। तो वो चरखा जो है ये भारतीय झंडे में जो लगाया है बीचों बीच, जिसमें 24 तीलियां हैं, इसको कब रखा गया था ये आपसे पूछा है। तो बताएंगे 1926, 38, 1931 या फिर 1929 में। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1931 में। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में आपको बता देना है। 1931 में यदि आपको झंडे का अनुपात पूछा जाए, झंडे का अनुपात पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो भारतीय झंडे का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 बताना है, ठीक है। काफ़ी लोग 2:3 बता देते हैं लेकिन होता कितना है? 3:2। ये आपका भारतीय तिरंगा जो है इसका रेशियो होता है 3:2। और इसमें जो बीच में चक्र बना हुआ है वो एक चरखा है जिसमें आपकी 24 तीलियां हैं, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। अगला पॉइंट है कि 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा है और भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, जस्ट अभी मैंने बताया। और भारतीय संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सभी को पता है कि अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था वो सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ था, तो जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था। और भाई जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन में अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था और इसी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लामी समाज को आधुनिकीकरण करने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भाई पूछा है कि किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे। पठान नेता यानी कि मुस्लिम नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था दोस्तों। कब किया था? तो 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। आगे पॉइंट दिया गया है, वर्ष 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप कंपनी को मुगल सम्राट में स्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई? यह क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था हंटर कमीशन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1882 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1882 ईस्वी में हुई थी। आगे दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो आपकी 1882 ईस्वी में की गई थी और इस कमीशन का वास्तविक नाम था भारतीय शिक्षा आयोग। हंटर कमीशन का वास्तविक नाम क्या था यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भारतीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा की दिशा में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार और प्रयास की समीक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? और ये नारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों यदि आप लोग जीके जीएस को और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक तो मैं आपको सॉल्यूशन करवा ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको हम जीके जीएस के प्रमुख नारे, वचन, सभी की ट्रिक भी हम आपको देते हैं।
अब आपको ट्रिक कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का दे रखा है, व्हाट्सअप चैनल का। उस पर आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सअप चैनल पर हमारे पहुंच जाएंगे। तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। उस पर हम आपको डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स और डेली अपडेटेड्स कुछ ना कुछ आपको जीके जीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ट्रिक उसमें डालते रहते हैं। तो आप लोग उस वाले ट्रिक वाले चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उससे आप जीके जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक से आप याद कर लोगे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है। चलिएगा, आगे पॉइंट दिया है कि अन्य प्रमुख नारे और उनसे संबंधित तथ्य। इसकी मैंने एक लिस्ट कल तैयार की थी, उसको मैंने कल ही व्हाट्सएप चैनल पर डाल भी दिया है कि आपके जितने भी प्रमुख राजनेता हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके कौन कौन से नारे दिए गए हैं। वो सभी महत्वपूर्ण नारे मैंने कल आपको व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर भी दिया है। जैसे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। याद रखेंगे, ये नारे प्रमुख वचन आपको याद रखने हैं। और भाई इस क्रम में आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 263। मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो वो कब किया था, तो ये किया था 1940 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1940 ईस्वी में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो आपका लाहौर वार्षिक अधिवेशन 23 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया था। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और इसी क्रम में आज दोस्तों हमारी हिस्ट्री यहाँ से दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जाती है। आज से आपकी हिस्ट्री दोस्तों पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, क्योंकि आज ये दोस्तों हिस्ट्री की हमारी अंतिम क्लास थी, जिसमें आज हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आपने क्लास को देखा है और आपने आज पहली बार इस वीडियो को देखा है, तो हमारी जितनी भी पिछली क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों को आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और कल से हम ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो बैकलॉग छूट गया है, जो आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनको भी आप लोग साथ में देखते चलें, ठीक है दोस्तों। कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, तो 2 स्पीड में लगा दो और इनके अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और कल से दोस्तों हमारी नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है भारत का भूगोल। यह चैप्टर दोस्तों हमारा कल से स्टार्ट होगा। तो अब आप लोगों की क्लास यहाँ से हम ओवर करते हैं। तो आज हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और कल से आपका दोस्तों भूगोल स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो आप सभी को कैसा लगा है तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि डेली क्लासेस आपको सही समय पर मिल सके। काफ़ी भाइयों की कमेंट्स आई थी कि सर इस सीरीज़ को आप डेली चालू रखना, तो भाई आपकी क्लास ये डेली होगी, ठीक है। इसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो। हालांकि कल इसकी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेरे मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास डेटा ही नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। वीडियो तो मैंने बना रखा था बट अपलोड नहीं कर पाया था। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको वीडियो अब रेगुलर मिलेगी, इसके लिए आप कोई भी चिंता ना करें, ठीक है। क्लास आपकी रेगुलर जैसी होती है वैसे ही होती रहेगी। और आप लोगों की डिमांड है कि सर मैथ को स्टार्ट करिएगा, हिंदी को स्टार्ट करिएगा, तो आप लोग चिंता ना करो, मैं चारों बुकों का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मैथ और हिंदी की भी आपकी क्लासेस जल्द ही लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।